ये इजराइल की कहानी मुश्किलों के खिलाफ रेजिलियंस, फेथ और सर्वाइवल की कहानी है। मिडिल ईस्ट के बीचों बीच बसा, आज इजराइल के नाम से जाना जाने वाला ये देश हजारों साल पुराना इतिहास रखता है। ये वो जगह है जिसने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते, बड़े बड़े रिलीजन्स को जन्म लेते और अपने लोगों के अदम्य साहस को देखा है। अपने बिब्लिकल बिगिनिंग्स से लेकर मॉडर्न स्टेट तक इजराइल का सफर कॉन्फ्लिक्ट और ट्रायम्फ का रहा है। पुराने जमाने में इस जमीन को कनान कहा जाता था, जो कल्चर्स और लोगों का मेल्टिंग पॉट था। यहीं पर इजराइलाइट्स, जो सेमिटिक लोग थे, ने अपना किंगडम बनाया। अब्राहम, आइजक और जेकब जैसे बिब्लिकल पेट्रियार्क्स ने उसकी नींव रखी, जो आगे चलकर एक इंपॉर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी बनी। ये शुरुआती इतिहास जूइश ट्रेडिशन में मनाया जाता है और जमीन से जूइश कनेक्शन को समझने के लिए सेंट्रल है। जमीन के साथ इजराइलाइट्स का रिश्ता हमेशा पीसफुल नहीं रहा। इतिहास में उन्हें इन्वेजन्स और एक्साइल्स का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी बनाए रखी। उनके स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज की कहानियां हिब्रू बाइबल में लिखी हैं, जो जूइश हेरिटेज का एक जरूरी हिस्सा है। इजराइल का हिस्टोरिकल नैरेटिव लोगों और उनकी होमलैंड के बीच के एंड्यूरिंग बॉन्ड का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इजराइल की कहानी एक्सप्लोर करते हैं, उसकी एंशिएंट रूट्स के गहरे इम्पैक्ट को पहचानना जरूरी है। ये शुरुआती चैप्टर्स आगे की कॉम्प्लेक्स और अक्सर टर्बुलेंट हिस्ट्री के लिए स्टेज सेट करते हैं। किंग सॉलोमन के शासनकाल की ऊंचाइयों से लेकर फॉरेन रूल की चुनौतियों तक इजराइल का पास्ट ट्रायम्फ्स और ट्रिब्यूलेशंस का एक मोज़ेक है, जो उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करता रहता है। प्राचीन इजराइल सिर्फ एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं था, ये दुनिया के सबसे पुराने मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स में से एक जूडाइज्म का क्रूसिबल था। अपने फेथ से गाइडेड इजराइलाइट्स ने एक यूनिक कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की, जो सदियों से चली आ रही है। इस आइडेंटिटी के सेंटर में एक ईश्वर में बिलीफ और टोरा की टीचिंग्स हैं, जिन्होंने अनगिनत जनरेशंस को प्रभावित किया है। प्राचीन इजराइल में जूडाइज्म का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इसने सोशल और एथिकल कंडक्ट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जिससे इजराइलाइट्स में कम्युनिटी की भावना बढ़ी। टोरा में बताई गई रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स और लॉज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। इस स्पिरिचुअल हेरिटेज ने एक रिजिलियंट सोसाइटी की नींव रखी, जो एक्सटर्नल प्रेशर्स का सामना कर सकती थी। इजराइलाइट किंगडम अपने चरम पर किंग डेविड और उनके बेटे सोलोमन के लीडरशिप में पहुंचा। डेविड, जो इजराइल की ट्राइब्स को यूनाइट करने और जेरूसलम को कैपिटल बनाने के लिए जाने जाते हैं, जूइश हिस्ट्री में एक सेंट्रल फिगर है। सोलोमन का शासनकाल पीस और प्रॉस्पेरिटी से भरा था, जिसका प्रतीक जेरूसलम में फर्स्ट टेंपल का निर्माण था, जो आज तक जूज के लिए एक सेक्रेड साइट है। किंगडम की अचीवमेंट्स के बावजूद प्राचीन इजराइल को पावरफुल एम्पायर्स से खतरा था। असीरियंस और बेबीलोनियंस ने जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे फर्स्ट टेंपल तबाह हुआ और बेबीलोनियन एक्साइल हुआ। ये इवेंट्स पिवटल थे, जिन्होंने जूइश आइडेंटिटी को शेप किया और डायस्पोरा को आगे बढ़ाया। फिर भी एडवर्सिटी के थ्रू जूडाइज्म के टेनेट्स अनब्रोकन रहे, इजराइलाइट्स और उनकी चेरिश्ड होमलैंड के बीच कनेक्शन को प्रिजर्व करते हुए। किंग डेविड के लीडरशिप ने इजराइल के लिए एक नया चैप्टर शुरू किया। उनकी मिलिट्री प्रोवेस और पॉलिटिकल एक्यूमेन ने ट्राइब्स को एक किया और एक मजबूत किंगडम बनाया। जेरूसलम डेविड के रूल में इजराइल का पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल हार्ट बन गया। उनकी लेगेसी को उनके बेटे सोलोमन ने और मजबूत किया, जिनकी विजडम और वेल्थ लेजेंडरी थी। सोलोमन का एरा एक गोल्डन एज था, जो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स से भरा था, जिसमें फेमस टेंपल भी शामिल है। सोलोमन्स टेंपल एंशिएंट आर्किटेक्चर का एक मार्वल था, जो इजराइलाइट के डिवोशन और प्रॉस्पेरिटी का प्रमाण था। ये सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं, बल्कि लोगों के बीच डिवाइन प्रेजेंस का सिंबल था। टेंपल का सिग्निफिकेंस जूइश कॉन्शियसनेस में एच्ड है, जो पीस और डिवाइन ब्लेसिंग के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि सोलोमन के शासनकाल के बाद किंगडम बढ़ गया, जिससे वल्नरेबिलिटी बढ़ गई। इजराइल के नॉर्दर्न किंगडम और जूडा के सादर्न किंगडम को नेबरिंग एम्पायर्स से एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। अपनी मिलिट्री माइट के लिए जाने जाने वाले असीरियंस ने इजराइल पर विजय प्राप्त की, जबकि जूडा बेबीलोनियंस के हाथों गिर गया। फर्स्ट टेंपल का डिस्ट्रक्शन और उसके बाद बेबीलोनियन एग्जाइल कैटास्ट्रॉफिक थे, फिर भी जूइश आइडेंटिटी बनी रही। एग्जाइल का पीरियड ट्रांसफॉर्मेटिव था। इसने जूइश फेथ और रेजिलियंस को टेस्ट किया, जिससे रिलीजियस टेक्स्ट और कम्युनिटी लाइफ पर रिन्यूड फोकस हुआ। जब एग्जाइल्स अपनी होमलैंड वापस लौटे, तो उन्होंने टेंपल को रिबिल्ड किया, रेस्टोरेशन का एक नया चैप्टर शुरू किया। रिटर्न और रिबिल्डिंग के इस एरा ने फ्यूचर चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स के लिए स्टेज सेट किया, जूइश लोगों के अनयील्डिंग स्पिरिट को हाईलाइट करते हुए।
सेक्शन 4 जायोनी आंदोलन और विश्व युद्धों के बाद यहूदी समुदाय का दृढ़ता। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जायोनिज्म का उदय हुआ, जो पैलेस्टाइन में एक यहूदी होमलैंड स्थापित करने का एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। सेल्फ डिटर्मिनेशन और परसिक्यूशन से रिफ्यूज की इच्छा से प्रेरित होकर जायोनिज्म ने दुनिया भर के कई यहूदियों को आकर्षित किया। थियोडोर हेर्ज़ल, जिन्हें अक्सर आधुनिक जायोनिज्म का जनक कहा जाता है, ने एक सिक्योर होमलैंड की कल्पना की जहां यहूदी शांति से रह सके। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद के समय ने जायोनिस्ट कॉज को बहुत प्रभावित किया। 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी किया था, ने पैलेस्टाइन में एक यहूदी होमलैंड के लिए सपोर्ट व्यक्त की। हालांकि यह प्रॉमिस पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज में उलझा हुआ था, क्योंकि यह क्षेत्र अरब पॉपुलेशंस का भी घर था जिनकी अपनी एस्पिरेशंस थीं। जूइश इमिग्रेशन बढ़ने के साथ टेंशंस बढ़ने लगी, जिससे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का स्टेज तैयार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलोकॉस्ट की भयावहता ने एक यहूदी राज्य की अर्जेंसी को रेखांकित किया। 60 लाख यहूदियों के खिलाफ की गई एट्रॉसिटीज ने एक सेफ हेवन की आवश्यकता पर जोर दिया। युद्ध के बाद के समय में पैलेस्टाइन में यहूदी माइग्रेशन में तेजी आई, जो परसिक्यूशन से मुक्त एक राष्ट्र बनाने की होप से प्रेरित थी। संयुक्त राष्ट्र के 1947 के पार्टीशन प्लान ने अलग यहूदी और अरब राज्यों का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा डिसीजन जिससे और अनरेस्ट पैदा हुई। 1948 में इजराइल की स्थापना एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने जायोनिस्ट ड्रीम को पूरा किया। हालांकि इंडिपेंडेंस की घोषणा का इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि पड़ोसी अरब राज्यों ने नए राज्य को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल चेंजेस हुए और इस क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप का टोन सेट हुआ। हालांकि एडवर्सिटी के बावजूद यहूदी लोगों की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन अटूट रही। सेक्शन 5 आधुनिक इजराइल का जन्म और उसके बाद के संघर्ष। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की इंडिपेंडेंस की घोषणा की, जो दशकों के जायोनिस्ट प्रयासों का कल्मिनेशन था। इस मोमेंटस इवेंट का दुनिया भर के यहूदियों ने जश्न मनाया, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक था। हालांकि इजराइल का जन्म कॉन्फ्लिक्ट्स की एक सीरीज का भी प्रीकर्सर था, जो उसके फ्यूचर को शेप देगा। 1948 का अरब इजरायली वॉर, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है, इजराइल के सामने आई कई लड़ाइयों में से पहली थी। आउटनंबर्ड होने के बावजूद इजराइल विजयी हुआ, अपनी सॉवरेनिटी सिक्योर की। हालांकि यह विक्ट्री एक कॉस्ट पर आई, दोनों तरफ सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज और कई पैलेस्टीनियंस के डिस्प्लेसमेंट के साथ। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच एक एंड्यूरिंग स्ट्रगल का स्टेज तैयार किया। बाद के वर्षों में कई युद्ध हुए, जिनमें 1956 का सुएज क्राइसिस, 1967 का 6 डे वॉर और 1973 का योम किपुर वॉर शामिल है। हर कॉन्फ्लिक्ट ने क्षेत्र की बॉर्डर्स और पॉलिटिकल डायनामिक्स को रीशेप किया। 6 डे वॉर विशेष रूप से ट्रांसफॉर्मेटिव था, जिसमें इजराइल ने साइनाई पेनिनसुला, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। ये टेरिटोरियल गेन्स चल रहे इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के लिए सेंट्रल हैं। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट आधुनिक इतिहास में सबसे कॉम्प्लेक्स और एंड्यूरिंग डिस्प्यूट्स में से एक है। पीस हासिल करने के एफर्ट्स, जैसे ऑस्लो अकॉर्ड्स, को लिमिटेड सक्सेस मिली है। जमीन, आइडेंटिटी और जस्टिस के लिए स्ट्रगल इस क्षेत्र को डिफाइन करना जारी रखता है। डिप्लोमेसी और कोएग्जिस्टेंस के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पैदा करता है। उथल पुथल के बावजूद सिक्योरिटी और पीस के प्रति इजराइल की कमिटमेंट दृढ़ है। सेक्शन 6 वर्तमान इजराइल, तकनीकी कौशल और सैन्य ताकत। हाल के वर्षों में इजराइल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। अक्सर स्टार्टअप नेशन के रूप में जाना जाता है। इजराइल में एक थ्राइविंग टेक इंडस्ट्री है, जो साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर्स में आगे है। यह टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस प्रगति के प्रति इजराइल की कमिटमेंट और उसके ह्यूमन कैपिटल की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। शहर का थ्राइविंग टेक इकोसिस्टम खासकर टेल अवीव में ग्लोबल इन्वेस्टर्स और टेक जायंट्स को आकर्षित कर रहा है। इजरायली स्टार्टअप्स ने ग्लोबल टेक लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, मेडिकल डिवाइसेस से लेकर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी तक इनोवेशंस के साथ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इजराइल के फोकस ने इसे इनोवेशन के हब के रूप में स्थापित किया है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिल रहा है।
तकनीकी एडवांसमेंट्स के अलावा इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ उसकी नेशनल सिक्योरिटी का एक कॉर्नरस्टोन है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस या आईडीएफ अपनी इफेक्टिवनेस और एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के लिए रिनाउंड है। इजराइल की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डिटरेंस, रैपिड रिस्पांस और इंटेलिजेंस पर फोकस करती है। एक वॉलेटाइल रीजन में देश की सेफ्टी इंश्योर करती है। टेक कंपनीज और मिलिट्री के बीच कोलैबोरेशन ने कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया है, जो इजराइल की सिक्योरिटी पोस्चर को एनहांस करती है। आज इजराइल कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करते हुए अपनी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक अचीवमेंट्स को आगे बढ़ा रहा है। देश की रेजिलियंस और इनोवेशन उसकी आइडेंटिटी के लिए सेंट्रल है, जो एडवर्सिटी पर विजय पाने के इतिहास को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे जैसे इजराइल फ्यूचर की ओर देखता है, टेक्नोलॉजी में एक लीडर और सिक्योरिटी के बैस्टियन के रूप में उसकी रोल महत्वपूर्ण बनी हुई है। इस क्षेत्र में कंटिन्यूड प्रॉस्पेरिटी और पीस की होप प्रदान करती है।